नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों आपको ज्ञात है कि अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए बीपीएससी 67th पीटी को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन फुल टेस्ट लेकर आ रही है। तो दोस्तों आप लोग प्रतिदिन अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आकर अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों आज हम फिर से बीपीएससी का प्रतिष्ठित कोचिंग आस्था आईएएस का सेकेंड टेस्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से 150 क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे व्याख्या सहित। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आज का जो टेस्ट है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। आज पूरे 150 प्रश्न इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के होंगे और आप इन प्रश्नों के माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं और अपना वीकनेस टॉपिक्स को फिर से जाकर रिवीजन कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आपको दिख रहा होगा यह प्रश्न जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्नों पे। जैसा पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि स्वर्ण सिंह समिति के कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का प्रावधान दिया था। कह रहा है प्रश्न कि स्वर्ण सिंह समिति जो थी वह कितने मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। ऑप्शन बी सही है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में नीति निदेशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया है? सेकेंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो ऑप्शन में देश दिए गए हैं उनमें से किस देश में नीति निदेशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया है। तो कहाँ नहीं किया गया है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। दोस्तों आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निदेशक तत्व है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? तो 36 से 51 तक है। 36 से 51। तो ये भी आपको याद रखना है कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना से कितना के बीच? तो 36 से 51 के बीच। दोस्तों आपको ये भी मालूम रखना है कि नीति निदेशक तत्व जो है भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के नीति निदेशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया है। तो सिर्फ भारत और आयरलैंड में किया गया। तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों 2 है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भाग 4 के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 37। ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 37 के प्रावधान के अनुसार भाग 4 के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है? तो वह कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? 53। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां, निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तब कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। इसमें दिया गया है दोस्तों कि 13वां संशोधन किससे संबंधित है, 18वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 39वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि 13वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? नागालैंड से। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड से संबंधित है, ये हो जाएगा। 18वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है। राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया 18वां से, तो इसका सी हो जाएगा 2 का। 39वां संविधान संशोधन है दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है।
तो 39वां संविधान संशोधन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 52वां संविधान संशोधन दोस्तों दल बदल अधिनियम से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पाँच का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान विधेयक किससे संबंधित है। संविधान विधेयक जो है किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से संबंधित है। कौन सा, 103वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है। 7 नंबर क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है, तो कौन सा करता है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है, मतलब GST का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का, किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये नहीं है, बाकी सब है। एक साथ लघु दल बदलना, ये भी है। संसद में दल बदल के सदस्यों द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, ये भी है। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, ये भी है, लेकिन ये किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमानों पर दल बदल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी तो दोस्तों 1985 में मिली थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। कौन सा सम्मिलित नहीं होगा, तो दोस्तों अधिकरण न्यायाधीश जो है सम्मिलित नहीं होगा। 10 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में टेस्ट को दे सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी सही है। और आपको मालूम है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है दोस्तों, अगर पूछ देता है यहाँ क्वेश्चन कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है, तो 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहता है। कब तक, 62 वर्ष की आयु तक कार्यरत रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है। उस रीट को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उस रीट को अमेंडमस कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अमेंडमस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमादेश। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परमादेश। परमादेश से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो ये भी आपको मालूम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो कौन सा याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है दोस्तों, उत्प्रेषण रीट जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो किस अनुच्छेदों में यह वर्णित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 200 में वर्णित है, 200 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का NN वोहरा को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। किसे दिया गया है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, संसद को।
ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो कितने वर्ष से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए दोस्तों? तो कम से कम 10 वर्ष। कम से कम कितने वर्ष? 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो पहला आपको मालूम होना चाहिए कि पहला तो है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो। तीसरा है कि एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकील के रूप में काम कर चुका हो या अधिवक्ता रहा हो। और चौथा है दोस्तों कि वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता हो। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। तो कितने वर्षों तक? तो 5 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष तक। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? किस अनुपात में लिया जाता है दोस्तों? तो 2:1, 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। तो 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 18 नंबर का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? मतलब ये सभी में सबसे पहले कौन है दोस्तों? तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? अपने राज्य के राज्यपाल सबसे पहले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीति निर्देशक तत्व है, क्या है नीति निर्देशक तत्व? तो नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों वाद योग्य है, अवाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है। ये रहता मूल अधिकार, तो वाद योग्य है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। जब आप पढ़िए तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़िए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 25 में। ये भी प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पूछ रहा है कि हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो किसे सम्मिलित नहीं करता है दोस्तों? पारसी को, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। और हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है। जो दिया हुआ बौद्ध, जैन, सिख ये सब शामिल है, लेकिन पारसी शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो किस अनुच्छेद से प्रदत्त है दोस्तों? अनुच्छेद 22। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 का हो जाएगा अनुच्छेद 21। 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन सी सही है। तो जब आप पॉलिटी पढ़िए तो ये भी कम से कम एक कॉलम आप अपने नोट्स में बना लीजिए, कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है, और कौन सा अधिकार भारत और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। इस ढंग से पहला कॉलम अपना होना चाहिए कि कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, कौन सा अधिकार भारत और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है, और कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आपके नोट्स में 3 कॉलम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है दोस्तों? विधि के समान संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या चीज़ का दावा नहीं कर सकता विदेशी नागरिक दोस्तों? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार का क्या किया गया है? लोप किया गया है। तो किसके अनुसार दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस केस में किया गया है? किस मुकदमे में किया गया है? 31 का, तो किस केस में किया गया दोस्तों? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? क्या किए जा सकते हैं? परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो कौन सा? मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो किसके अधीन नहीं है दोस्तों? मानववाद, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो कौन? देखिए आप, ऑप्शन ए है कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, ये सही है। अक्टूबर 1948 में कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया, ये क्या है? गलत है। ये क्या है दोस्तों? गलत है। बी, बट्टल समिति का उद्देश्य भारत एवं कश्मीर के मुद्दों की जांच करना, ये भी गलत है। 1963 में असम से अलग कर नागालैंड को भारत का 18वां राज्य बनाया गया, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार है। भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार क्या है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था का आधार गांव है, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, निम्नलिखित का क्रम क्या है? इसको क्रमवार आपको सजाना है। अमेरिकी क्रांति कब हुआ था? तो अमेरिकी क्रांति जो है दोस्तों 1776 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति कब हुआ था दोस्तों? 18वीं शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी में हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था दोस्तों? तो ये जो है 1688 में हुआ था। और नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है 1784 में हुआ था। तो इसका सही क्रम क्या हो गया दोस्तों? 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन सी सही है। इसका कौन हो गया ऑप्शन सही है? 38 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? 3, 1, 4, 2। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारत की जनता, क्योंकि प्रस्तावना
का पहला लाइन ही है हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है? 40 नंबर क्वेश्चन, किसका कथन है कि भारत का संविधान जो है आवश्यकता से अधिक कठोर है? किसने कहा है दोस्तों? तो सर आइवर जोनिंग्स ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन JVP समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थी? कौन नहीं शामिल थे दोस्तों? तो KM पनिक्कर। अब बाकी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया क्या थे? शामिल थे, लेकिन KM पनिक्कर शामिल नहीं थे। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है? किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है दोस्तों? GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति की VPC सरकार समिति। तो किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है दोस्तों? नहीं है पूछ रहा है, लेकिन आपको ये जितना दिखाई दे रहा है ये सभी समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है, पंचायती राज व्यवस्था से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है? भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है दोस्तों? तो कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? लॉर्ड रिपन, ये तो सबको मालूम होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है? तो कितनी बार हुआ है दोस्तों? 3 बार अभी तक हो चुका है अनुच्छेद 368 में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है दोस्तों? अनुच्छेद 350 के ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ दोस्तों? तो ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन, जो इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश का क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना स्व मूल्यांकन भी कर सकते हैं। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं हो सकता है, ये तो सही है। नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन की भूमिका निभाती, ये भी कथन सही है। मूल अधिकार में संशोधन सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत ही हो सकता है, ये भी सही है। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित वाद भिखाजी बना मध्य प्रदेश राज्य है, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, पृथक रणीयता का सिद्धांत एवं अधित्याग का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम हो दोस्तों कि आच्छादन का सिद्धांत हो या अधित्याग का सिद्धांत या पृथक रणीयता का सिद्धांत का संबंध जो है अनुच्छेद 13 से, किससे है दोस्तों? अनुच्छेद 13 से है। और आच्छादन का जो सिद्धांत है दोस्तों, उस संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 13 के 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर, इनमें से कौन सा कार्य कैग का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य जो है कैग का नहीं है? तो कौन सा कार्य कैग का नहीं है दोस्तों? 52 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग बताइए। सी हो जाएगा। स्टॉक लेखाओं व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण का कार्य जो है कैग का नहीं है, बाकी सभी कार्य
कैग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 53 नंबर, कौन सा कथन पूछ रहा है, सत्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में हुआ था, यह कथन क्या है, गलत है। वर्ष में कम से कम 3 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है, यह भी कथन गलत है। प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट है पुंछी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, इसका स्थापना, राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1957 में की गई थी। 55 का ए सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। कौन सा वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, तो विशेषित वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, बाकी सभी वीटो क्या है, भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसका सही आंसर क्या हो गया, सी। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु योग्यताओं का या अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 173। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल होता है, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल होता है, कितने दिनों का होता है दोस्तों, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। तो ऑप्शन डी सही है। और आप लोग को मालूम है कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव भी क्या हो रहा है, चल रहा है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था इस बार के बीपीएससी सिटी 7th के पीटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। बिहार जो है किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। अब यहाँ प्रश्न है 60 नंबर की, पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया, तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं पॉज करके, ताकि वो भी प्रतिष्ठित कोचिंग का टेस्ट सीरीज सॉल्व करें और अपना स्वमूल्यांकन कर सके। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो किस भाग में उल्लेखित है दोस्तों, भारत के किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। 62 नंबर, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो किस अनुच्छेद में निहित दोस्तों, 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है। तो कब प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले। तो ऑप्शन ए सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। कितनी उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है, 21 वर्ष। दोस्तों अभिषेक सिविल रिसर्च का उद्देश्य यही है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जा सके। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसमें न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है दोस्तों, तो न्यूनतम उम्र सीमा का कोई भी उल्लेख नहीं है, कोई भी निर्धारित नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। 66 नंबर क्वेश्चन, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 338 के तहत। ऑप्शन बी सही है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है। मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है दोस्तों, तो 65 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। उम्र सीमा कितने वर्षों की होती है, 65 वर्ष या 5 वर्ष, 5 वर्ष या कभी कभी ये भी वर्ष में दे देगा,
5 वर्ष या 65 साल तक, जो भी पहले हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो किसके होंगे? 68, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन और भत्ता होगा वही किसका होगा? मुख्य सूचना आयुक्त का होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से भी प्रचलित है? कौन सी समिति प्रचलित है दोस्तों? संथानम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विज आई पोर्टल, 70 नंबर क्वेश्चन। विज आई पोर्टल की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई है? तो किस संस्था द्वारा की गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 73 नंबर क्वेश्चन। तो कब हुई? 1993 में हुई। नेक्स्ट देखिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी क्वेश्चन देख लिया कीजिए ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया दोस्तों? एम विश्वेश्वरैया ने दिया। ऑप्शन सी सही है। भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत जो है भारत के महान अभियंता एवं राजनयिक एम विश्वेश्वरैया द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। देखिए आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो किस भाग में निहित है दोस्तों? भाग 11 में, केंद्र और राज्य का प्रशासनिक संबंध। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। ये हैं कौन से? ये अनुच्छेद हैं। तो ये अनुच्छेद कौन से है दोस्तों? 14 से 18। ऑप्शन सी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक समानता। नेक्स्ट देखिए 78। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। 78 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? किसको लागू करने की शक्ति दी गई है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। 79 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है वो क्या है दोस्तों? तो वाद योग्य है। मौलिक अधिकार। फिर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया? गलत हो गया। आपातकालीन की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, हाँ ये सही है। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकते, ये भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन सा? तो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए कौन सक्षम है दोस्तों?
83 नंबर क्वेश्चन, तो संसद, कौन? संसद, ऑप्शन बी सही है। 84 देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो कितने वर्ष बिताने होंगे दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए? 3 वर्ष। कितने वर्ष? 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर, विपुल स्वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, कब बन गया था भाई सिक्किम भारत का एक राज्य? तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को मिला? तो 36 अमेंडमेंट के द्वारा। ये आपको याद रखना है। इंग्लिश मीडियम के लोग भी क्वेश्चन देखते चलें। एट्टी 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो कैसा बहुमत चाहिए दोस्तों? साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन ए सही है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। 88 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा, सी सही है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? जी ऑस्टिन ने, सी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? कौन सा राज्य जो है कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, आप लोग सभी जानते हैं। कौन कौन होता है राज्य का 4 आवश्यक तत्व? जनसंख्या, राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन होते हैं दोस्तों? जनसंख्या, भूभाग, सरकार मिस हो गया शासन या सत्ता, और संप्रभुता। और इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो संप्रभुता, ऑप्शन है सही है। निम्न में से कौन सही है? 91 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सही है? तो इनमें से कौन सही है दोस्तों? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत मूल नहीं है, ये भी गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, ये भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ये सही है। सामाजिक समानता बाद में चला गया, ये गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 92 नंबर, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका केशवानंद भारती विवाद, आगे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9वीं अनुसूची। इसका सही आंसर क्या है? 93 का 9वीं अनुसूची। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 117। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 312। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था? के.एम. मुंशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 98, लघु बचत जमाओं तथा भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि किस निधि में जमा होती है? तो किस निधि में जमा होती है दोस्तों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आप लोग देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों होगा ई? तो आपको मालूम है दोस्तों कि लोक खाता या सार्वजनिक खाता का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 266 के 2 में, क्लॉज 2 में दिया गया है। और इस खाते में समुचित सरकार द्वारा प्राप्त सभी जो धनराशियों को, अन्य लोग जो धनराशियों को जमा किया जाता है, इसमें लघु बचत जमाओं तथा भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि को इस निधि में जमा किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे किस प्रकार का प्रस्ताव कहा जाता है? तो मूल प्रस्ताव कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम वाला भी क्वेश्चन को देख लें कम से कम, और उसका सही मूल्यांकन करते चले। अब 100 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही है अभिषेक से विशेष यूट्यूब चैनल का कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जा सके, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन की स्थिति जो है ना के बराबर हो। तो अब देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री कभी वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत नहीं थे? मतलब कौन से प्रधानमंत्री इनमें से हैं जो कभी भी वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो नरसिम्हा राव। यही यहाँ पूछ देता है कि इनमें से कौन से प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थे? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ये हो जाता है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह वित्त मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन गलत है? 101 नंबर क्वेश्चन। धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। एकदम सही है। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा स्वीकार किए जाने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये भी सही है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना पड़ता है कि यह विधेयक धन विधेयक है, ये भी सही है। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर कब से लागू किया गया है? जम्मू कश्मीर पर कब से लागू किया गया है दोस्तों? 31 अक्टूबर 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कारगिल को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तो कारगिल को लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि बचाए रखने के लिए कम से कम कितने मतों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो 1/6 भाग मत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? अवैध नहीं होगा, तो 11वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर। वरीयता क्रम में इनमें से सबसे शीर्ष पर कौन है? इनमें से कौन सबसे शीर्ष पर है दोस्तों? 107 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे शीर्ष पर कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या की सीमा क्या होगी? तो अधिकतम 552 और न्यूनतम 60। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 108 का। सॉरी दोस्तों, 108 का ऑप्शन ये सही नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा जो है दोस्तों 500 है और न्यूनतम सीमा 60 है। ऑप्शन बी सही होगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है? किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है दोस्तों? तो ए केरल। तो सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो दोस्तों केरल में किया गया, कितना बार? 9 बार। और उत्तर प्रदेश यूपी में भी कितना बार किया गया है? 9 बार किया गया है। यूपी और केरल में 9 बार किया गया। और सबसे कम कहाँ किया गया है दोस्तों? महाराष्ट्र में 1 बार किया गया है। मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी 1 ही बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर। साइन डाई शब्द का अर्थ है, साइन डाई शब्द का अर्थ क्या है? तो साइन डाई शब्द का अर्थ बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर देना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक, लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक क्या होता है? 111 नंबर क्वेश्चन। तो 111 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है ऑप्शन देखिए, लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक, लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाता है, सही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा में पारित नहीं हुआ समाप्त हो जाता है, गलत है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा में पारित हो गया समाप्त नहीं होता है, ये भी गलत है।
लोकसभा में लंबित यानी सभी कार्य यथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि समाप्त हो जाती है, ये भी सही है। तो इसमें कितने कौन कौन सही हो गया दोस्तों? ए और डी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। क्यों? क्योंकि ए भी सही है और डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन कम से कम देख लिया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में दोस्तों संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का प्रावधान? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का जो विनिश्चय का अधिकार है वो किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। इसलिए संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा 112 का। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा विदेशों से की जाने वाली संधियों और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आप पढ़े भी होंगे कि राष्ट्रपति को रबर का स्टंप कहा जाता है। क्यों? मेंस का ये क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि वास्तविक कार्यपालिका जो है प्रधानमंत्री है और नाम की कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर, इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो किसकी मृत्यु हो गई थी उसके कार्यकाल के दौरान? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का निधन जो है दोस्तों उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो इसमें ए भी और फखरुद्दीन अली अहमद भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा 114 का। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी चेल्सी ने किया था। तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? किसने कहा था दोस्तों? केटी शाह ने किया था। ऑप्शन बी सही है। 117 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य मुख्य अंतर है। मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? तो इसके बीच मुख्य अंतर है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मध्य मुख्य अंतर है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको मालूम है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है और मूल अधिकार जो है न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदाधिकारियों में निम्नलिखित में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी हैं कौन? इनमें से कौन सा पदाधिकारी जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? 119 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी जो हैं कौन है? एक उपाध्यक्ष जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और एक सदस्य जो राज्य मंत्री का दर्जा है प्राप्त और एक अंशकालिक सदस्य और एक पदेन सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी और इसी तरह और होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120, किस केस में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? मूल अधिकार क्या होगा? प्रभावी होंगे। किस केस में कहा गया था दोस्तों? चंपक दोराई राजनवाद में। किस केस में? चंपक दोराई राजनवाद में। 120 नंबर देखिए क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही है। 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, संघीय प्रणाली का सरकार व्यवस्था की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है?
द्विस्तरीय सरकार सम्मिलित नहीं है, कि संविधान की सर्वोच्चता सम्मिलित नहीं है, कि स्वतंत्र न्यायपालिका सम्मिलित नहीं है, कि द्विसदनीय व्यवस्था सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों होगा? क्योंकि भारत का संविधान जो है सरकार की संघीय प्रणाली की व्यवस्था करता है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में द्विस्तरीय सरकार भी है, शक्तियों का विभाजन भी है, लिखित संविधान भी है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है और द्विसदनीय व्यवस्था भी है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार कैसा है? अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही है। 123 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा गया है? तो किसे कहा गया दोस्तों? प्रस्तावना को, उद्देशिका को कहा गया है। 124 नंबर क्वेश्चन देखिए अब, 124 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कब की गई थी दोस्तों? 1895 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 नंबर, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि संगठन नहीं बना सकते, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 33 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 नंबर, इनमें से किस अधिकार में संसद द्वारा संशोधन के पश्चात उस पर चुनौती नहीं दिया जा सकता है? कौन सा अधिकार में संसद द्वारा संशोधन के पश्चात चुनौती नहीं दिया जा सकता है? कानूनी अधिकार में। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस अनुच्छेद में संसद को पूरी छूट है कि वह उसे पूर्णतः परिवर्तित कर सकती है? कौन सा अनुच्छेद में संसद को पूरा छूट है कि वह पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 4, 11 और 35, ये तीनों अनुच्छेद अपने अपने भाग का अंतिम अनुच्छेद है और इन तीनों अनुच्छेदों को संसद पूर्णतः क्या कर सकता है? परिवर्तित कर सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस घटनाक्रम के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? किस घटनाक्रम के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो राष्ट्रपति शासन के दौरान और वित्तीय आपात के दौरान। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषणा के उपरांत सर्वस्फूर्त हो जाते हैं? तो कौन हो जाता है दोस्तों? अनुच्छेद 358। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका भी राज्य के परिधि में सम्मिलित है, इसकी पुष्टि किस रीट में किया गया है? किस रीट में किया गया है दोस्तों इसकी पुष्टि? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 32 में 5 रीटों की चर्चा की गई है। उनमें से 2 रीट प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध लागू होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि किसी न किसी रूप में न्यायपालिका भी राज्य की परिधि में शामिल हो जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ई। ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 14 से संबंधित सत्य प्रतीत होते हैं? 131 नंबर क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के तहत समानता का दबाव सिर्फ राज्य पर डालता है, व्यक्ति पर नहीं। ये कथन तो सही है। ऑप्शन बी है, यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त अधिकार है। ये भी सही है। इसके तहत प्राप्त विधि के समझ समता का एक नकारात्मक समानता। ये भी सही है। इसके तहत प्राप्त विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक समानता। ये भी सही है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि उपयुक्त सभी कथन क्या है? अनुच्छेद 14 से संबंधित है तथा सभी का सभी कथन क्या है? सत्य है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से भारतीय संविधान में संग्रहित किया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीनों सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? 133 नंबर क्वेश्चन, किस अनुसूची से संबंधित है दोस्तों? तो सी, 7वीं अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134, 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? कितने विषय को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों? तो 18 विषय को। 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है?
किसने वकीलों का स्वर्ग कहा है दोस्तों? तो HK माहेश्वरी ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136। अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में मिला लिया जाता है तो वहाँ के नागरिक की नागरिकता क्या होगी? 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, वहाँ के नागरिक की नागरिकता क्या हो जाएगी? भारत में स्वतः ही मिल जाएगी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 137 नंबर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो आप ध्यान से यदि देखें दोस्तों तो अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत है, ये कथन क्या है? सत्य है। अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरुद्धता से संरक्षण, ये भी कथन सही है। अनुच्छेद 29 जो है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों की बात करता है, इसलिए ये भी कथन सही है। और अनुच्छेद 31 क्लॉज बी कहता है कि कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता। तो इस प्रकार ये सभी के सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? साधारण बहुमत में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन? साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के विधानमंडल के संस्तुति के उपरांत। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि उपयुक्त सभी उपबंध जो है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते किस बहुमत से होगा? तो साधारण बहुमत से। नागरिकता के प्राप्ति एवं समाप्ति साधारण बहुमत से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों के चारों ऑप्शन क्या है? सही है। और यहाँ पूछ रहा है सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 139, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के संबंध में संसद को शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है अस्पृश्यता के अंत में दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? अस्पृश्यता के संबंध में संसद को शक्ति प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 35। 139 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों आपको मालूम है कि अनुच्छेद 17 जो है समता का अधिकार है, जो अस्पृश्यता का क्या करता है? अंत करता है। और अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए ये आप याद रखिएगा। गलती से कितना स्टूडेंट इसको अनुच्छेद 17 मार देते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना होता है दोस्तों, प्रश्नों की लैंग्वेज को समझना होता है। 140 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है दोस्तों? तो आपको मालूम है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशों को नहीं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रश्न में जो दिया गया है सभी उपबंधों का संबंध किससे है? अनुच्छेद जो भी उपबंध दिया है इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद आर्टिकल 19 से है दोस्तों। किससे है? तथा सभी अधिकार जो हैं सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। यहाँ है 19, ये किसको प्राप्त है? भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये सभी के सभी जो हैं आर्टिकल 19 में वर्णित है, और आर्टिकल 19 जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, एफस्पा कानून इनमें से किस कानून की प्रतिकृति है? इसका आंसर क्या होगा? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून का। बी सही है ऑप्शन। 142 नंबर देखिए, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1917 एक्ट। 142 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 143 देखिए, 143 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1935 के अधिनियमों द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य था? सदस्य नहीं था है। क्या है? सदस्य नहीं था। तो कौन सदस्य नहीं था दोस्तों? तो विलियम वुड सदस्य नहीं थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में
भारत आए पहुंचा। और इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं इस मिशन के सदस्य थे। और ये अध्यक्ष किसके थे? बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे। पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो अध्यक्ष थे किस बोर्ड के? तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के। पैंथिक लॉरेंस कौन थे? तो भारत सचिव थे। और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 145 नंबर क्वेश्चन, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और अंतिम सरकार राष्ट्रीय सरकार की घोषणा जो है दोस्तों 14 अगस्त 1946 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ किया गया था कि अंतिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को क्या करेगी? कार्यभार संभालेगी। और वायसराय इसमें कार्य परिषद का क्या होगा? पदेन अध्यक्ष था। और जवाहरलाल नेहरू को पदेन क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष। नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बोल सकते हैं। कभी कभी यहाँ उपसभापति भी दे देता है, कभी कभी आपको उपाध्यक्ष भी दे देगा, इसलिए क्या आंसर होगा? सी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था भारतीय संविधान की स्थापना। और उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ये सब याद रखना है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो बिहार। ये सब आपको याद रहना चाहिए। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो किससे? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है एक कि भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया कब, किस अधिवेशन में? तो संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में। कभी कभी डेट पूछ देता है तो 11वां अधिवेशन में अपनाया गया, लेकिन कब? तो 26 दिसंबर 1949। 26 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संघ के बारे में? किसके बारे में? विधायी संघ के बारे में। तो भाग 11 अध्याय 1। इसको दोस्तों एक चार्ट आपको बना लेना कि भारतीय संविधान के भाग 11 का जो अध्याय 1 है, भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है। और अध्याय 2 जो है अनुच्छेद 156 से 163 ये क्या है? प्रशासनिक संबंधों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या जोड़ा गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन, और अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? भारत के संविधान से प्राप्त होता है। दोस्तों आपको मालूम होगा कि राज्य और केंद्रीय सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली का जो स्रोत है उसका संविधान है। तो दोस्तों आज का सेशन को समाप्त करते हैं और हम आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, ताकि दूर दराज और गांव में बैठे छात्र भी अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रश्नों का अभ्यास कर सकें और अपनी पढ़ाई की गति को बढ़ा सकें और अपने आप का मूल्यांकन कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद और फिर हम लोग एक नए सेशन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।